करने के लिए। सुनो, ठीक है, दोनों का काम क्या है, बोथ कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस आर यूज टू परफॉर्म सॉर्टिंग ऑपरेशन ऑन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कलेक्शन के ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो कलेक्शन में हम जो ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, कलेक्शन में मतलब या एरे लिस्ट में ऐड करें या लिंक लिस्ट में ऐड करें, ठीक है, हैश सेट में करें, लिंक्ड हैश सेट में करें, इनके एलिमेंट को हमको शॉर्ट करना है, तो हम कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड है, उसमें हम लिस्ट पास कर देते हैं तो वो सॉर्ट हो जाते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट कब होती है? तो इनकी रिक्वायरमेंट कब होती है, देखो नेक्स्ट क्या समझो, जावा आल्सो प्रोवाइड सम बिल्ड इन मेथड टू सॉर्ट। जावा सॉर्टिंग की कुछ बिल्ड इन मेथड देता है। लिस्ट ऑफ रैपर क्लास एलिमेंट, मेथड टू सॉर्ट लिस्ट ऑफ रैपर क्लास एलिमेंट, मतलब जो रैपर क्लास होती है हमारी, रैपर क्लास मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, इंट, इनको सॉर्ट करने के लिए कुछ मेथड जावा ने दिए हैं। जैसे कौन सा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट जो आप बता रहे हो, कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड जो है वो किसको सॉर्ट करने के लिए है, रैपर क्लास के एलिमेंटों को, मतलब रैपर क्लास के ऑब्जेक्टों को, मतलब इंटीजर को, फ्लोट को, डबल को, बाइट को, शॉर्ट को, इंट को, इनको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास पहले से मेथड है। कौन सा मेथड है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड, ठीक है। नॉर्मली हम कैसे सॉर्ट करते हैं, कलेक्शन डॉट सॉर्ट और उसमें लिस्ट पास कर दो, जो भी हमारा लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट इफ वी वांट टू सॉर्टिंग ऑफ कस्टम क्लास ऑब्जेक्ट, कस्टम क्लास ऑब्जेक्ट से मतलब हम खुद की क्लास बनाएं, ठीक है, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे? खुद की क्लास से क्या मतलब है, जैसे हमारी कोई एम्प्लॉय की क्लास है, जैसे हमारी एक एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास है, ये हमारी एम्प्लॉय, इसमें दो चीजें हैं, एक आईडी है और एक नेम है, दो दो फील्ड है, आईडी और नेम, ठीक है। अब आपने क्या किया आपने क्या किया, इस आईडी और नेम है और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, क्या है, पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर है इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे दी दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, ठीक है। और क्या किया आपने, एक क्लास बनाई टेस्ट नाम से, ठीक है। इस टेस्ट में आप क्या करना चाह रहे हो, ये जो एम्प्लॉय है, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉइयों को आप क्या करना चाह रहे हो, आईडी के बेस पे, उनकी मतलब एम्प्लॉय की आईडी और नाम है, उन एम्प्लॉइयों को पहले तो आप एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हो, आपने ऐड कर लिया, अब आप उनको सॉर्ट करना चाह रहे हो। सॉर्ट किसके बेस पे कर रहे हो, हम किसी के बेस पे भी कर सकते हैं, या तो आप आईडी के बेस पे सॉर्ट कर सकते हो कि पहले जिसकी आईडी 1 है वो ऊपर दिखे, फिर आईडी 2 है वो बाद में दिखे, या फिर आप नेम के बेस पे सॉर्ट करना चाह रहे हो कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले दिखे हमको, बी से हो रहा है वो बाद में दिखे। तो पहले आपका क्या काम होगा, टेस्ट क्लास बनाई, इसमें एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट भी और थोड़ा टफ भी है, ठीक है। एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब क्या करोगे आप, इस एम्प्लॉय के मान लिया आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसमें आईडी की वैल्यू दे दी 1 और नाम दे दिया राज, पहला एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय बनाया EMP E2 इक्वल टू न्यू EMP, इसकी आईडी दे दी 2, नाम दे दिया श्याम। तीसरा एम्प्लॉय बनाया EMP E3 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, आईडी की वैल्यू दे दी 3 और नाम दे दिया कुछ भी। यहाँ तक बात समझ में आई
एक एम्प्लॉय क्लास है, इसकी दो फील्ड हैं, आईडी और नाम। एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर का काम होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, और फिर इसके ऑब्जेक्ट बना लिए 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब हमने अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि ये जो एम्प्लॉय हैं जब हम इनको एरे लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, तो अभी तो चलो हम क्या करते हैं, और हाँ ठीक है, बना लेते हैं। पहला काम क्या, हम जो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है हमको सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखे, बट सॉर्टिंग ऑर्डर हो नाम के बेस पे हो या आईडी के बेस पे हो। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या होगा, क्योंकि जो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड है उसमें हम लिस्ट पास करते हैं, और लिस्ट में हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे इंटीजर का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एरे लिस्ट में al डॉट ऐड क्या ऐड करेंगे, एम्प्लॉय को। इवन हमने एम्प्लॉय ऐड कर दिया, al डॉट ऐड e2 कर दिया, दूसरा एम्प्लॉय भी ऐड कर दिया। al डॉट ऐड तीसरा एम्प्लॉय भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, नॉर्मली सॉर्ट कैसे करते थे, जैसे हमारी ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में ए एलिमेंट ऐड किए और कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड और उसमें लिस्ट पास कर दी, तो ये सॉर्टेड हो जाते थे। क्या हम इसको, इस एम्प्लॉय को जब हम पास करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। कलेक्शन डॉट सॉर्ट एरे लिस्ट हमने पास कर दिया, तो क्या ये सॉर्ट हो जाएगा, क्या ये एम्प्लॉय के सारे ऑब्जेक्ट सॉर्ट हो जाएंगे, जब हमें आउटपुट दिखेगा सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखेंगे तो किसके बेस पे दिखेंगे सॉर्टिंग, आईडी के बेस पे होगी सॉर्टिंग या नेम के बेस पे होगी, बताओ मेरे को। सर नहीं होगी सॉर्टिंग, नहीं होगी। ऑब्जेक्ट डाला है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका पता ही नहीं चल रहा कि E1 E2 E3, मतलब इसको सॉर्टिंग कैसे करेगा वो, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, उसमें वैल्यू तो है ही नहीं कुछ भी। वो सॉर्ट करेगा भी तो E1 E2 E3 इस तरीके का सॉर्ट करेगा। तो इवन में तो ऑब्जेक्ट है ना, ये इवन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट पास किए हैं हमने इसमें। इवन में ये पहला एम्प्लॉय जिसकी आईडी 1 है और नेम राज है। E2 का मतलब E2 नहीं है, E2 का मतलब है कि एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पूरा, जैसे ये जो है ना 15, या 15 मत मानो, इसको मानो ऐसे, इंटीजर i इक्वल टू न्यू इंटीजर और 15, मतलब रैपर ऑब्जेक्ट है ये 15। ठीक है, यहाँ पे ये E1 E2 E3 ये वो नहीं है, E1 E2 अल्फ़ाबेट वाले E1 नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ये भी एम्प्लॉय का, अब ये एम्प्लॉय है। अब एरे लिस्ट में हमने एम्प्लॉय ऐड कर लिए सारे, जैसे आप देखते होगे ना, जब भी कभी फॉर्म भरते हो ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करते होगे तो सारे सॉर्टिंग में आ जाते हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कंट्री नेम। कभी भरा है फॉर्म, वो सारे सॉर्टिंग ऑर्डर में आते हैं, पहले ए वाले ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये वो, फिर इंडिया, आई से आता है तो इंडिया बीच में दिखेगा आपको, देखते हो कभी? हाँ सर, होता है, हमारे फोन के कॉन्टैक्ट में भी ऐसे हाँ, होते फ़ोन हैं। की जो डिक्शनरी देखते हैं हम, फ़ोन जब सर्च करते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो ई वाले रहते हैं नाम पहले आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में, ठीक है, बी वाले बाद में आते हैं। ऐसे ही मान लो एक कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को हमको सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखाना है कि भैया जिसकी आईडी 1 है उसको पहले दिखाओ, आईडी 2 है तो बाद में दिखाओ, सॉर्टिंग ऑर्डर करनी है। या फिर हमको नाम की बेस पे सॉर्टिंग करनी है कि जिसका नाम ए से आता है उसको पहले दिखाओ, बी से आता है उसको बाद में दिखाओ, वो हमको दिखना चाहिए। तो हमने ऐसे किया, तो क्या मैं ऐसे करूँगा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एरे लिस्ट, तो क्या ये सॉर्ट होगा? बोलो, पाल सिंह, उत्तम सिंह, मुकेश। सर पता कैसे चलेगा कि E1 नहीं से होगा। जो ऑब्जेक्ट ही है, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा ना, इधर एम्प्लॉय E1 से और उससे। ये देखो, E1 का मतलब है 1 और राज, E2 का मतलब है 2 श्याम, E3 का मतलब है 3 राकेश,
ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इनके नाम के बेस पे सॉर्ट करो, तो सबसे पहले क्या आएगा, राज, चलो उसको और नाम से राज राकेश ना करके इसको अमित कर देते हैं, अमित। ठीक है, अब मैंने कि नाम के बेस पे सॉर्ट करो, तो आपको क्या दिखाना चाहिए, 3 अमित, फिर ए के बाद आता है आर, 1 राज, फिर आता है 2 श्याम, ऐसा देखना चाहिए। मतलब अब ये क्या, देखो ए के बाद आर और आर के बाद एस, ये सॉर्टिंग हो गई। तो इस बेस पे मुझे सॉर्टिंग चाहिए, कैसे करूँगा मैं, क्या मेरा इस तरीके से जो नॉर्मल सॉर्टिंग करते थे, क्या मैं कर सकता हूँ इस तरीके से? पहली बात तो इसमें शायद हमने ऑब्जेक्ट डाले हैं ना एरे लिस्ट में, इसीलिए हमें रैपर क्लास डालनी होती तो कलेक्शन से हो जाता। अभी हमें कंपेरेबल और कंपेरेटर का यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या है, देखो पहली चीज़ तो हमको बताना पड़ेगा कि जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्टों की, वो कौन सी फील्ड के बेस पे कर रहे हैं। आईडी के बेस पे सॉर्टिंग करके दिखानी है आपको, या नेम के बेस पे दिखानी है, या फिर और भी फील्ड होती, मान लो यहाँ पे एज होती, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर होता, कंपनी का नाम होता, कुछ भी जो फील्ड होती, किस फील्ड के बेस पे आपको सॉर्टिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, एक ही वैल्यू है, तो नॉर्मल सॉर्टिंग हो गई। तो यहाँ पे तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया है, कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट। कस्टम मतलब हमारी खुद की बनाई हुई क्लास, रैपर क्लास या बिल्ड इन क्लास मतलब जावा में पहले से बनी हुई क्लास है। ठीक है, तो पहले से जो बनी हुई क्लासें हैं, वो सारी की सारी क्लासें कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, रैपर क्लासेस सारी कंपेरेबल। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी भी एरे लिस्ट वगैरह होती हैं, ये भी शायद कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करती हैं, करती है या नहीं करती? यस सर। ओके, ठीक है, तो पहले हमको सर हाँ सर इसमें एरे लिस्ट मतलब ले रहे हैं तो नहीं कर पा रहा है। इसमें यदि ट्री मैप या ट्री सेट लेते तो उसमें की वैल्यू के हिसाब से कर सकता था क्या सॉर्ट? उसमें भी देखो, उसमें डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग करोगे तो आपको वो डिफ़ॉल्ट उसमें भी आपको बताना पड़ेगा, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट डालोगे तो। अब हम बात कर रहे हैं कस्टम ऑब्जेक्ट की, बिल्ट इन डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें पहले से है। तभी आपने मैंने बताया था ट्री सेट में, मैंने क्या बताया था कि ये कंपैरिजन करने के लिए किस मेथड का यूज़ करता है, क्या बताया था, कौन से मेथड होते हैं ट्री सेट कंपेयर में, हर्ष कौन से मेथड होते हैं ट्री सेट में कंपैरिजन करने के लिए? इक्वल, उसमें इक्वल्स नहीं होता सर, उसमें तो कंपेयर और कंपेयर टू में कंपेयर रहता है। कंपेयर और कंपेयर टू, तो जो कंपेयर और कंपेयर टू मेथड किसके होते हैं, वो इन्हीं के होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ट्री सेट में हम नॉर्मली अगर कर रहे हैं, मतलब ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं, ऐसी वैल्यू से मतलब प्रिमिटिव रैपर क्लास की वैल्यू डाल रहे हैं, जितनी भी रैपर क्लास हो उनकी वैल्यू डाल रहे हैं, तो ट्री सेट में हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसका जो मेथड होता है कंपेयर टू मेथड, कंपेरेबल इंटरफेस का कंपेयर टू मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? कंपेयर टू मेथड, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। हम देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ट्री सेट में अगर हम रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर टू मेथड का यूज़ करता है और ये मेथड काम करता है सॉर्टिंग का। कैसे करता है वो देखेंगे। बट अगर उसमें भी हम अगर अपना कस्टम ऑब्जेक्ट डालेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब अपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डालेंगे, अपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो उसमें भी हमको कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सॉर्टिंग हम कैसे करना चाह रहे हैं, आईडी के बेस पे, नाम के बेस पे, या किसी और फील्ड के बेस पे। आई बात समझ में? तो कंपेरेबल का मतलब हुआ कि आप सॉर्टिंग तो कर रहे हो, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसमें कई सारी फील्ड होंगी। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट में कई सारे फील्ड हो सकती हैं, तो किस फील्ड के बेस पे आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो वो हम काय में देते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, कि किसके बेस पे हमें सॉर्टिंग करना है, कंपेयर टू मेथड में। ठीक है, तो इंटरनली क्या होता है, जब वो सॉर्टिंग करेगा तो कंपेयर टू मेथड को कॉल करेगा और जैसा कंपेयर टू मेथड में कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो सॉर्ट कर देगा हमारे इन ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक
है। कोड कैसे होगा वो आगे देखेंगे। अच्छा, अब मेरे को ये मीनिंग बताओ, कंपेरेबल का मीनिंग क्या हुआ? दोनों चीज इक्वल करने लायक हैं बिल्कुल, या नहीं? इक्वल मतलब इक्वल नहीं, कंपेयर करने लायक है या हाँ, नहीं, कंपेयर करने ठीक लायक है। हैं। तो ये देखो, जो भी रैपर क्लास होती है, रैपर क्लास की वैल्यूज इंटीजर, अब दो इंटीजर है 15 और 93, क्या ये दोनों कंपेयर करने लायक है? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि एक जैसी है, इंटीजर हैं दोनों। कंपेयर करने लायक है, ठीक है। अगर फ्लोट की बात करें तो ये भी कंपेयर करने लायक है, कंपेरेबल है। बट क्या आप एक इंसान और एक जानवर का कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। नो सर। नो सर। तो ऐसे ही देखो, एम्प्लॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी नॉर्मल क्लास है, अब इसमें भी आप देखोगे तो रैपर जो क्लास है इंटीजर, वो ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लायक नहीं बनी है, उनको कंपेयर करने लायक बनाया गया है। कैसे बनाया हुआ कंपेयर करने लायक कि हम कंपेयर कर सकें? कैसे बना सकते हैं? सर स्ट्रिंग का और इंट का तो पता है, मतलब स्ट्रिंग को इंट के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी क्लास को जैसे जैसे मान लिया कि एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है, ठीक है। अब लड़का वाले अमीर हैं, लड़की वाले गरीब हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम गरीब घर में शादी नहीं करेंगे। लड़के वाले बोल रहे हैं गरीब घर में शादी करेंगे, हमारी अच्छा नहीं रहेगा। लड़के वाले बेचारे गरीब हैं, तो उनको इक्वल में कैसे बना सकते हैं, कंपेरेबल कैसे बना सकते हैं उनको? या तो उनके पास अमीर को गरीब कर दो या गरीब को अमीर कर दो। तो अमीर को गरीब करना तो पॉसिबल नहीं है, वो गरीब नहीं होगा। गरीब को थोड़ा दे दो तो वो अमीर हो जाए, ठीक है। तो वो एक कंपेयर में हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये होगी नॉर्मल बात कि उसको कंपेयर करने लायक बनाया आपने, वो था नहीं तो उसको बनाया ताकि कंपेयर कर सके। अब भाई अब कंपेयर, हमारा कंपेरिजन होगा। तो ऐसे ही जो हमारी एम्प्लॉय की क्लास है, इनके जो ऑब्जेक्ट हैं या एम्प्लॉय क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो कंपेयर करने लायक तो होते नहीं है नॉर्मली। तो इनको कंपेयर करने लायक हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे वहाँ पे उनने पैसा दिया तो वो उसके बराबर आ गए, ऐसे ही एम्प्लॉय क्लास, अगर मेरी एम्प्लॉय क्लास इस इम्प्लीमेंट कर ले इस कंपेरेबल इंटरफेस को, तो इसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे? कंपेयर करने लायक। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। हाँ तो हमें पहले इस क्लास को एक क्लास को इम्प्लीमेंट कराना होगा कंपेरेबल इंटरफेस से, जिसको हम कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वो कंपेयर करने लायक हो जाएंगे। अब रैपर क्लास में अगर आप देखोगे तो वो भी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंटीजर, अब मैं इस पर आपको खोल के ओपन करके दिखाऊँ, ठीक है। देखो क्या कर रहा है ये, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल। क्यों? क्योंकि इसके भी जो वैल्यू हम इंटीजर है वो भी ऐसे ऐसे नहीं बन गई कंपेयर करने लायक। क्यों? उसको बनाया गया, उसकी क्लास जो इंटीजर की क्लास थी उसने भी कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, तब जाके उसकी जो एलिमेंट है या जो उसकी वैल्यू है वो कंपेयर करने लायक बनी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम अपनी क्लास को कंपेयर करने लायक बनाना होगा तो हमें हमारी क्लास में इम्प्लीमेंट कराना होगा कंपेरेबल इंटरफेस को। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ये मेन मेथड को इस तरीके से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये मेन मेथड को मैंने इस तरीके से लिखा है 3 डॉट लगा के, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड? बेयर आर्ग मेथड। ठीक है, वेयर आर मेथड, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके जो कंपेरेबल इंटरफेस है पहले उसको पढ़ेंगे। कंपेरेबल और कंपेरेटर दोनों का ही काम होता है सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग किसको? कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को। कस्टम क्लास मतलब वो क्लास जो हम बनाए, ठीक है, हम बनाएंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। तो कंपेरेबल को समझते हैं पहले।
कंपेरेबल इंटरफेस डिफाइन इन जावा डॉट लैंग पैकेज। कंपेरेबल जो इंटरफेस है वो लैंग पैकेज में है। रवि आवाज आ रही है? हेलो, दीक्षा आवाज आ रही है मेरी? दीक्षा, रवि, आ रही सर भाई। हेलो। हाँ रवि, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई क्लास या इंटरफेस लैंग पैकेज में होती है तो क्या उसको इंपोर्ट करना पड़ता है उस पैकेज को हमको? मुस्कान, अगर हमारी कोई क्लास या इंटरफेस लैंग पैकेज में है तो क्या हमको इंपोर्ट करना पड़ता है लैंग पैकेज? नहीं सर, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट पैकेज होता है तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं यस होती। सर, ठीक, गुड, नहीं होती। गुड, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कंपेरेबल इंटरफेस है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है, ठीक है, याद रखना। इट कंटेन मतलब इसमें होता है कौन सा मेथड? एक मेथड है कंपेयर टू मेथड, ठीक है, फॉर सॉर्टिंग के लिए इसमें कंपेयर टू मेथड होता है, ठीक है। तो कंपेरेबल इंटरफेस लैंग पैकेज में होता है और इसमें कंपेयर टू मेथड होता है, ठीक है। और ये लैंग पैकेज में होने की वजह से हमें इस इंटरफेस को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसका देखो ये मेथड कैसे होता है? इंट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ओबीजे। इसमें इसका जो पैरामीटर होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हम इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। देखो, इट कंपेयर्स द करंट ऑब्जेक्ट विद द प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? करंट ऑब्जेक्ट को किससे बताते हैं? करंट ऑब्जेक्ट को किस कीवर्ड का यूज करके बताते हैं हर्ष? दिस। ठीक है, तो ये करंट ऑब्जेक्ट बता रहा है। करंट ऑब्जेक्ट पे हम कंपेयर टू मेथड कॉल करते हैं, कंपेयर टू, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट से कंपेयर टू मेथड कॉल किया और इसके अंदर हम अपनी कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट डालते, जैसे हमने एम्प्लॉय इवन डाला, ठीक है, इवन डाल दिया। अब क्या करेगा? इसको ऐसे डाल दो, पैरामीटर ऐसे एम्प इवन। तो अब क्या करता है? ये करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है और जो इवन है इनकी वैल्यू को चेक करें। कैसे करता है? देखो, ये तीन चीजें रिटर्न करेगा ये मेथड। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर में तीन तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब धनात्मक वैल्यू, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, इसने कंपेयर किया, कंपेयर टू मेथड ने दो करंट ऑब्जेक्ट को और जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया उसको इसने कंपेयर किया। अगर हमने मान लो आईडी के बेस पे कंपेयर किया कि हमने ये जो करंट ऑब्जेक्ट की आईडी मान लो 1 है और डॉट कंपेयर टू और इसकी वैल्यू है 2 दूसरे वाले की जो हमने पास की। तो अगर इस मेथड ने पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की, पॉजिटिव वैल्यू मतलब मान लिया 1 मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की, इफ द करंट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब जो करंट ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होगा, या करंट ऑब्जेक्ट की जिस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं, जिस वैल्यू के बेस पे हम शॉर्टिंग कर रहे हैं वो वैल्यू बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव नंबर देगा। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जो पहले कॉल हो रहा है, दिस, या लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट, ये लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो मेथड है जब हम इस तरीके से कॉल करेंगे ये तब हमको पॉजिटिव नंबर देगा जब ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा होगा जो लेफ्ट साइड में कॉल कर रहे हैं। जैसे हमने लेफ्ट और राइट वो पढ़ी थी ना ओरेकल में टेबल, उसी तरीके से अगर लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है।
जैसे हमने अगर E1 और E2 में कंपेयर कराया, E1 की आईडी में मतलब एम्प्लॉय E1 के ऑब्जेक्ट की आईडी में और E2 ऑब्जेक्ट की आईडी में कंपैरिजन कराया, कंपेयर टू मेथड कॉल किया, तो अगर E1 की आईडी बड़ी होगी, E1 के एम्प्लॉय आईडी बड़ी होगी, तो ये क्या देगा? पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर हमने मान लिया 1 होगा, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर देगा। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक है। अगर नेगेटिव कब देगा? अगर E2 वाले की आईडी बड़ी है तो ये क्या देगा? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर -1 हो सकता है, -1 मान लिया। अगर करंट ऑब्जेक्ट बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर देगा। सेकंड ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो बड़ा है तो माइनस देगा। और दोनों ऑब्जेक्ट बराबर है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी बराबर है, तो क्या देगा हमको? 0। ठीक है, ये बात आई समझ Yes. में? ठीक है भाई, यस सर। सबको समझ में आई कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे इस तरीके से मेथड कॉल कराएंगे, दिस डॉट कंपेयर टू, और उसमें मेथड पास करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि आईडी पे कंपेयर करना है या नेम पे करना है या किसी और फील्ड पे करना है। तो E1 की जो आईडी होगी या E1 का नेम कह लूँ मैं कि E1 का नेम और E2 का नेम, अगर E1 वाले का नाम या लेफ्ट हैंड वाले का नाम या करंट ऑब्जेक्ट का नाम बड़ा है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से, तो प्लस में कोई वैल्यू देगा। हमने मान लिया +1 दिया तो इसको पता चल जाएगा कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, अगर इसने माइनस वैल्यू दी इसका मतलब राइट हैंड वाला बड़ा है या हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया वो वाला बड़ा है। अगर 0 पास करी तो मतलब दोनों का नाम बराबर है, सेम नाम है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये क्लास है, इसमें देखो आईडी और नाम दो फील्ड लिए। ठीक है, ये स्टूडेंट सर। हाँ सर इस चीज का एक शॉर्ट आंसर बता दीजिए, मतलब जैसे आपने पूछा था जो क्वेश्चन कि हम शॉर्ट मेथड का यूज कब करते हैं और शॉर्ट कंपेरेबल कंपेरेटिव मेथड का यूज कब करते जब हैं। हमको कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना हो तब हम कंपेरेबल का यूज़ करेंगे। मेथड वही यूज़ होगा, सॉर्ट मेथड ही यूज़ होगा, बट इसमें अगर कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है तो कंपेरेबल या कंपेरेटर किसी एक इंटरफेस को यूज़ करना होगा। अगर कंपेरेबल यूज़ कर रहे हैं तो हम कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करेंगे अपनी क्लास में। जैसे एम्प्लॉय क्लास है तो एम्प्लॉय क्लास में हमको कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करना होगा, क्योंकि ये कंपेरेबल इंटरफेस का मेथड है, जिससे ये क्लास कंपेरेबल बन जाएगी। और इस कंपेयर टू मेथड में हम लिखेंगे कि सॉर्ट कैसे करना है। आईडी के बेस पे सॉर्ट करना है तो ऐसे लिखेंगे, दिस डॉट आईडी मतलब करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी, उसको कंपेयर करना है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, जो हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट पास करें तो ये ऑब्जेक्ट हम एक एक करके जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक एक करके पास होंगे इसमें, और करंट ऑब्जेक्ट मतलब इससे कंपेयर होते जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो यह देखो दो फील्ड लिए हमने, ज़्यादा फील्ड नहीं ली, आईडी ली, नेम लिया, इनका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है हर्ष? कंस्ट्रक्टर का काम होता है सर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक है, वेरिएबल को वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमको करना पड़ेगा क्या? कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड। जो कंपेरेबल इंटरफेस है इसका मेथड होता है कंपेयर टू। तो कैसे करेंगे ओवरराइड? पब्लिक इंट कंपेयर टू, इसमें हम पास करेंगे स्टूडेंट। जैसे हमने स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। जैसे हमने बोला था ना ये मेथड होता है, इसमें ऑब्जेक्ट लिखा रहा था, ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे के हमको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम कंपेयर कर रहे हैं तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब कंपेयर कैसे करेंगे? रिटर्न कराएंगे यहाँ से, क्योंकि ये इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, और क्या रिटर्न कराना है, क्या कंपेरिजन कराना चाह रहे हैं हम? दिस डॉट आईडी मतलब करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी को कंपेयर कराना चाह रहे हैं जो भी हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसकी आईडी से। ठीक है, अब अगर ये मेथड -1 दे, अगर ये कोड चला और इसने +1 दिया, इसका मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो बड़ा है, उसकी आईडी बड़ी है। माइनस दिया इसने, मेथड ने माइनस रिटर्न हुआ यहाँ से, तो पता चल जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट की आईडी बड़ी है। ठीक है, और इसने 0 रिटर्न किया मतलब
करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी ये और ये वाली आईडी दोनों बराबर हैं आईडी, ठीक है। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। ओके ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम से। अच्छा, पहले से है तो हमने स्टूडेंट 1 कर दिया, ठीक है। इसको ओके, ये खुल गई स्टूडेंट। अब इसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल, कंपेरेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हमको इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि ये इंटरफेस है, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको हटा दो, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है। ये हमारा मेथड है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ठीक है, दिस मतलब करंट क्लास का दोस्त। हमें किसके बेस पे चलो इसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। इसमें 2 फील्ड डिफाइन करते हैं, एक इंट आईडी और एक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और इसका हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर में शॉर्टकट बना रहा हूँ, सोर्स में गया, यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ठीक है, ओके। तो मेरे कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ओके। कंस्ट्रक्टर बनने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा अभी, ठीक है। यहाँ पे इस जो कंपेयर टू मेथड को इसको ओवरराइड करता हूँ। कैसे करूँगा, दिस डॉट आईडी, ठीक है, डॉट ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट 1, ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो दिस डॉट आईडी डॉट कंपेयर टू, अच्छा, यहाँ पे भी हमको जो कंपेरेबल है यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा, ये जो कंपेरेबल हम कर रहे हैं किसको कंपेयर बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं किसको, स्टूडेंट 1 को, स्टूडेंट 1 को हम कंपेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हमको यहाँ पे जेनरिक बनाना पड़ेगा इसको। अब देखो दिस डॉट आई डी डॉट, अरे दिस डॉट, ओके, इसको हम कर दें ओवीजी, अभी दिस डॉट, हाँ, इसीलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे मैंने इंट ले रखा है और इंट होता है हमारा प्रिमिटिव टाइप, इस वजह से उस पर कोई मेथड कॉल नहीं हो रहा, इंटीजर, ठीक है, मैं इंटीजर ले रहा हूँ, इसमें गलत है गई, अच्छा इंटीजर है, चलिए ठीक है। ये इसलिए कॉल नहीं कर रहा कोई मेथड क्योंकि हमने इंट ले रखा था और इंट प्रिमिटिव हो गया, उस पर कोई मेथड, उसकी वैल्यू पे कोई मेथड कॉल नहीं हो सकता, इस वजह से आईडी डॉट, सर कंस्ट्रक्टर में भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने ओबीजे डॉट आईडी, ठीक है, इंटीजर, ये हमने कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब इसमें
जो पहले ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी आईडी कंपेयर होगी, जो बाद में हम इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे उससे, ठीक है। बस हमारा इतना काम है, उसकी बेस पे ये माइनस देगा, प्लस देगा या जीरो देगा, उससे ये डिसाइड कर लेगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है, ठीक है। हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बनाते हैं एरे लिस्ट, सॉरी पहले बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। S1 इक्वल टू न्यू, इसमें हमको पास करना पड़ेगा आईडी, मान लिया हमने 2 कर दी और नाम डाल दिया हर्ष। आईडी डाल दी 1, ठीक, और इसकी आईडी डाल दी 3। नाम हमने कर दिया मुकेश, राकेश, और इनका नाम चेंज कर दिया S2 और S3। अब क्या करते हैं, हम एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनको उसमें ऐड करते हैं, एरे लिस्ट AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, पैकेज इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, एरर चली गई। अब इस एरे लिस्ट में हम इन ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, AL डॉट ऐड S1 S2 और S3, ठीक है, ओके। अभी हम इसको, अब इस एरे लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने एम्प्लॉय बनाया है, एम्प्लॉय क्लास, सॉरी स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसकी आईडी और नाम लिया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है और इस मेथड को ओवरराइड कर दिया है, ठीक है, और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए और एरे लिस्ट में इसको ऐड कर दिया। तो अभी इस मेथड का अभी तो कोई काम हमने सॉर्ट नहीं कर रहे, तो इस मेथड का कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम कमेंट भी कर दें तो कोई काम नहीं है अभी। अभी हम इस एरे लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं, सिसो AL, क्या आउटपुट आएगा, 2 इक्वल टू हर्ष, 1 इक्वल टू मुकेश, 3 इक्वल टू राकेश। क्या हो गया, ऐड, अच्छा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बोल रहा है, चलिए ठीक, ओके, देखते हैं। प्रिंट कराया हमने, हाँ प्रिंट कराया, चल रहा है ओके। ये क्या प्रिंट हुआ, ये तो हम जैसा ये हम तो जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसको, ये क्यों हो रहा है, और इसको अगर हमको ऐसा चाहिए, मतलब हमारी वैल्यू प्रिंट हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। ये ऐसा क्यों हुआ, और इसको सर उसका मेथड देखना पड़ेगा ना, जो ओवरराइड किया है वो किस तरीके से उसमें कोड लिखा हुआ है, हेलो, उससे अपने अकॉर्डिंग ओवरराइड करना पड़ेगा। अभी तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। हाँ बताओ कि ऐसा क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमको ऐसा तो देखना नहीं है, हमको तो ये वैल्यू देखनी है। बताइए उत्तम।
ऐसा क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? पारसी, ऐसा क्यों आ रहा है, क्या सॉल्यूशन है इसका? हेलो। हाँ पारसी। हाँ सर, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि सर हमने जो रेफरेंस वेरिएबल पास किए हैं ना लिस्ट में, तो वो क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप की वजह से हैश कोड प्रिंट कर रहा है सर। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? सॉल्यूशन नहीं पता सर। वेरी गुड। उत्तम, मुकेश, हाँ सर। क्या सॉल्यूशन है? मुकेश, क्या सॉल्यूशन है? सर उसको दिखाना थोड़ा, वो क्लास बनाई थी हमने वो। मुकेश, क्या सॉल्यूशन है इसका? हमको इस तरह से वैल्यू देखनी है। और हमने कर चुके हैं सर, पहले अपने किया तो इम्प्लीमेंट किया है ना सर, वो हटा दें सर, कि क्या? तो हो सकता है जो इम्प्लीमेंट किया है तो वो हटा दें सर, तो फिर कंप्रेवर को। तो फिर हम तो तो शायद तो हम हाँ हम 1 घंटे से चिल्ला क्यों रहे हैं? जब हमें इम्प्लीमेंट ही हटाना है तो 1 घंटे से हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? इसे आप उसको लिस्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको प्रिंट करने की बोल रहे हो ना, जैसे मेंटेन करना है इन सर्टेन ऑर्डर जिस हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ हमको ये वैल्यू नहीं दिख रही है। 2 हर्ष, 1 मुकेश, 3 राकेश, ये दिख रहा है हमको। हैश कोड ये जो भी दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैसे दिखेगी मुझे? निशा, आइडिया है आपको? शॉर्ट मेथड कौन करेंगे क्या सर? अरे पहले प्रिंट ही नहीं हो रहा, सॉर्टिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले ये प्रिंट ही तो दिखे तो हमें। सॉर्टिंग करेंगे तो भी ऐसा ही दिखने लगेगा। सॉर्टिंग से क्या हो जाएगा? संजय, हमारे पुराने बैच के सबसे होशियार बच्चे, संजय, बताओ संजय। अरे क्वेश्चन फिर से करो पहले तो। क्या करूँ? क्वेश्चन, ये जो हमने प्रिंट क्वेश्चन फिर से। एरे लिस्ट में हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड किए, ठीक है, उसको प्रिंट कराया, तो ये हमको ये हैश कोड दे रहा है, ऑब्जेक्ट का हैश कोड। हमको ऐसा नहीं देखना, हमको तो पता तो होना चाहिए ना। जैसे हम नॉर्मली एरे लिस्ट में 10, 20, 40 का कोई भी स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो हमको दिखाता है वो, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें ना हमने उसमें इसके अंदर अपने को एक और लाइन लिखते हैं। मैं भी याद, 1 मिनट। सर रुक जाओ मुकेश, सर इसमें वो मुकेश रुक जाओ मुकेश रुक। हाँ संजय। हमें एएल के अंदर हमें 1 मिनट दो, हमने हैश कोड बना दिया अपन ने। मेरे को याद सबको आता है, मैं नहीं कर रहा। देखो या आता सबको है, बस याद किसी को नहीं रहता। दीपा, एस्कोड को सर, एस्कोड को ओवरराइट तो नहीं करना पड़ेगा सर? नहीं, सर स्टूडेंट की जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको भी सर लिस्ट में पास कर दो तो सर हो गया सर। रुको मैं अब मैं दीपा से पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत जो विश्वास बचा, दीपा बचा है। दीपा, ये हमारी एक स्टूडेंट की क्लास है, हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, ठीक है। इसमें हमने आईडी और नाम पास वैल्यू लिए हैं, 2 वेरिएबल। इसका ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसको अभी भूल जाओ। ये कंपेयर टू मेथड हमने यूज किया है, इसको अभी भूल जाओ। नॉर्मली हम मान लेते हैं हमने ये स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, इनको हमने लिस्ट में डाला, और जब लिस्ट को प्रिंट कराया तो हमको इनकी वैल्यू दिखनी चाहिए कि जैसे स्टूडेंट की वैल्यू 1 है, 2 है, आईडी 1 और 2 है, नाम है, उसकी जगह हमको ये दिख रहा है। करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सर? टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, हाँ हाँ, उसको ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट क्लास में। क्या करना पड़ेगा? ओवरराइट। देखो, तुम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हो ना, वो एक चुल्लू भर पानी लेना और अपने मुंह पे छिड़कना, ठीक है, ताकि नींद खुले तुम लोगों की।
ठीक है, ताकि पता चले कि जॉब जॉब को जो आप चिल्ला रहे हो ना उसके काबिल बनो पहले, तब लगेगी जॉब, ऐसे नहीं लग जाएगी हवाबाजी में। टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ये भी पढ़ी हुई हैं, आप सब भी पढ़े हुए हो और इनसे ज़्यादा पढ़े होगे, जो पुराने स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो चलो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन नयों को भी मैंने बताया है, जब ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड मैंने बताया था तब। जी सर, अपन कर चुके हैं चीजें सब कर। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। बेसिकली जो हम इंटीजर क्लास लेते हैं उसमें आप देखोगे, अगर मैं इंटीजर क्लास लूँ या स्ट्रिंग क्लास लूँ, उसमें टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड होता है। इसी वजह से हमको हैश कोड प्रिंट ना होकर उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे टू स्ट्रिंग मेथड, ये स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड ये ओवरराइड किया हुआ है, तो हर क्लास में जिसमें वैल्यू प्रिंट होती है उस क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड होता है, तब जाके हमको वैल्यू दिखती है। ठीक है, गप्पे मारने से नहीं होता कुछ। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, कहीं पे हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न। अब इस रिटर्न में हम कैसे कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हमने ये लिख दिया आईडी, आईडी, ठीक है, प्लस आईडी प्लस स्पेस दे दिया हमने और प्लस नेम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आईडी लिखेगा, फिर ये नाम, चलो इसको भी हम नाम दे दें, नाम प्रिंट का, और उसके बाद हम इसमें नेम। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा, अब रन करते हैं। जैसे मैंने बताया टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये देखो आईडी 2 नाम हर्ष, फिर आईडी 1 नेम मुकेश, आईडी 3 नेम राकेश। ठीक है, तो जब भी अगर हैश कोड प्रिंट हो रहा है इसका मतलब है कि हमको टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, अगर हमको उसकी वैल्यू देखनी है तो। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब तो सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऐसे प्रिंट कराया, अब कलेक्शंस डॉट शॉर्ट, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट, और बस एरे लिस्ट पास कर दो। ठीक है, और फिर से इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, कुछ नहीं किया। अब ये जैसे हमने सॉर्टिंग किया तो नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं होगी। अब क्या होगा, जब भी सॉर्ट करेगा तो सॉर्ट करेगा तो पहले ये मेथड इस जो हमने कंपेयर टू मेथड किया है इसके बेस पे सॉर्टिंग करेगा, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके बेस पे सॉर्टिंग करेगा कि उसको आईडी के बेस पे सॉर्टिंग करनी है या किसके बेस पे। तो अभी हमने आईडी के बेस पे सॉर्टिंग की है। ठीक है, देखो आईडी के बेस पे सॉर्ट हो गया। पहले नॉर्मली आईडी 2 फिर 1 फिर 3, जब सॉर्ट किया तो आईडी 1 आईडी 2 आईडी 3। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, आईडी के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर, आईडी के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम या तो इसको उल्टा कर सकते हैं, ऐसे करें ओबीजे डॉट आईडी डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पे दिस कर दें। ठीक है, हमने उल्टा कर दिया, जैसे पहले दिस लेफ्ट साइड में लिख रहे थे उसको हमने उल्टा कर दिया, दिस को पैरामीटर में पास कर दिया। तो ये अब क्या करेगा, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक शायद एक तरीका ये भी है,
जैसे ये था यही एक तरीका और क्या हो सकता है, जब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दें आगे, इससे होगा कोई दिक्कत होगी इसको, देखते हैं। माइनस से क्या होगा, जब ये रिजल्ट प्लस देगा तो ये माइनस मिलकर उसको प्लस कर देगा, और जब प्लस देगा तो माइनस कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखते हैं होगा क्या एरर है। हाँ देखो आगे बात समझ में, अगर जैसे हमने पहले लिखा था उसके आगे अगर हमने माइनस लिख दिया तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये जो है इसका रिजल्ट अगर प्लस आएगा तो ये हमने एक आगे माइनस लगा दी, वो प्लस हो जाएगा। उस वजह से जो चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। आई बात समझ में मेरी? हाँ सर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको नाम के बेस पे करना है तो कुछ नहीं करना, आईडी की जगह नेम कर दो, बस ये नाम के बेस पे सॉर्ट होगा अब। ठीक है ओके, यहाँ पे हम देखें नाम चेंज कर लेते हैं हर्ष मुख्य, हाँ ठीक है, एच ए कर लेते हैं। ठीक है इसको ए कर दो। ठीक है अब देखो नाम के बेस पर सॉर्ट होके आएगा। ठीक है नाम के बेस पर, अब आईडी थी ना लेकिन नाम के बेस पर देखो ए पहले फिर एच फिर एम। ठीक है कंपेरेबल आया समझ में?